नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के भारत में चलते हैं। एक ऐसा दौर जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी और पूरे देश में एक तरह का पावर वैक्यूम सा बन गया था। और जब भी कहीं सत्ता की कुर्सी खाली होती है तो उसे भरने के लिए कई दावेदार सामने आ जाते हैं। हमारे आज के स्रोतों की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दो यूरोपीय ताकतों की, ब्रिटेन और फ्रांस, जो भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए लड़ रही थीं। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा टकराव था जिसने अगले 200 सालों के लिए एक तरह से भारत का मुकद्दर तय कर दिया। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें दक्षिण भारत में लड़े गए 3 युद्धों की एक सीरीज के बारे में बताते हैं, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध या कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं युद्धों की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, लड़ाई में ऐसे कौन से मोड़ आए जिन्होंने पासा ही पलट दिया, और सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेज ऐसा क्या सही कर रहे थे जो फ्रांसीसी नहीं कर पाए? उनकी जीत के पीछे असली वजह क्या थी? चलिए 1740 के दशक के माहौल से शुरू करते हैं। उस वक्त दक्षिण भारत में चल क्या रहा था? देखिए, उस वक्त दक्षिण भारत की राजनीति उबलते हुए पतीले जैसी थी। सबसे बड़ी ताकत थे हैदराबाद के निजाम आसफ जाह। वो एक तरह से पूरे दक्कन के बॉस थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे और मराठों से उनकी लगातार झड़पें चल रही थीं। सबको पता था कि उनके बाद गद्दी के लिए घमासान मचेगा। कोई एक मजबूत राजा नहीं था जो सबको कंट्रोल कर सके। इसी वजह से सत्ता का जो संतुलन था वो बहुत नाजुक था, एक धागे पर लटका हुआ था। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए दो विदेशी कंपनियां तैयार बैठी थीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए तो व्यापारी बनकर थे, लेकिन इनकी नजरें तो यहाँ की सियासत पर थीं। बिल्कुल। यूरोप में को ये दोनों देश सदियों से दुश्मन थे ही। अब वो दुश्मनी भारत की जमीन पर लड़ी जाने वाली थी, और इसका अखाड़ा बना कोरोमंडल तट और उसके आसपास का इलाका, जिसे उस जमाने में यूरोपीय लोग कर्नाटक कहते थे। तो पहली चिंगारी कहाँ से लगी? हमारे स्रोत बताते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 48 तक चला, वो असल में भारत की वजह से नहीं, बल्कि यूरोप में चल रही एक लड़ाई की वजह से शुरू हुआ। हाँ, यूरोप में ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, यहां भी माहौल गर्मा गया। अंग्रेजों को लगा कि फ्रांसीसियों की नौसेना यहां कमजोर है, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर उनके कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया। और फ्रांसीसियों ने इसका जवाब दिया। उनके जो गवर्नर थे डुप्ले, जो एक बहुत ही शातिर और दूर की सोचने वाला आदमी था, उसने मॉरिशस से अपने एडमिरल लाबोर्दोने को बुलाया और 1746 में अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। ये तो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन इस युद्ध का सबसे हैरान करने वाला पल इसके बाद आया, सेंट थॉमे की लड़ाई में। जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को ये बात पसंद नहीं आई। आखिरकार ये उनका इलाका था। उन्होंने फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी सेना भेज दी। 1 मिनट, मतलब नवाब की इतनी बड़ी फौज कुछ 100 फ्रांसीसी सैनिकों से हार गई? ये कैसे हो सकता है? यही तो वो पल था जिसने दक्षिण भारत की पूरी राजनीति बदल दी। नवाब की सेना में हजारों सैनिक थे और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना में मुश्किल से कुछ 100 लोग। अड्यार नदी के किनारे दोनों का आमना सामना हुआ और नतीजा चौंकाने वाला था। फ्रांसीसियों की छोटी सी लेकिन अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना ने नवाब की विशाल सेना को धूल चटा दी। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी? नहीं, ये एक सोच की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि जंग अब सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि अनुशासन, ट्रेनिंग और नई तकनीक से जीती जाएगी। ये भारत के सभी राजाओं नवाबों के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। उन्हें समझ आ गया कि ये यूरोपीय व्यापारी सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए हैं। खैर, पहला युद्ध तो यूरोप में हुई एक संधि, एक्स-ला-चैपल की संधि से खत्म हो गया। अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और बदले में फ्रांसीसियों को नॉर्थ अमेरिका में उनका इलाका। तो कागज पर तो मामला बराबरी का रहा। हाँ, कागज पर। लेकिन असली सबक दोनों पक्ष सीख चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर यहां अपना साम्राज्य बनाया जा सकता है, और इसी सोच ने दूसरे कर्नाटक युद्ध की नींव रखी। तो पहला राउंड बराबरी पर छूटा,
लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ताकत को भांप लिया था। अब लड़ाई का मैदान यूरोप से हटकर पूरी तरह भारत की जमीनी राजनीति पर आ गया था, और इस बार चिंगारी बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही लगने वाली थी। बिल्कुल सही। 1748 में जैसे ही निजाम आसफ जाह की मौत हुई, हैदराबाद की गद्दी के लिए उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में तलवारें खिंच गईं, और लगभग उसी समय कर्नाटक की नवाबी के लिए भी दो दावेदार खड़े हो गए, मौजूदा नवाब अनवरुद्दीन और एक पुराने दावेदार चंदा साहिब। तो मतलब दो बड़ी गद्दियों पर एक साथ झगड़ा शुरू हो गया, हैदराबाद के निजाम की और कर्नाटक के नवाब की। हाँ, और दोनों जगह एक ही कहानी थी, दो दावेदार, और दोनों को एक एक यूरोपीय ताकत का सहारा मिल गया। फ्रांसीसियों ने एक टीम चुनी तो अंग्रेजों ने दूसरी। ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गया था, जहां भारतीय शासक वो शतरंज के मोहरे बन गए थे और असली खेल कोई और खेल रहा था। और इस खेल का मास्टरमाइंड था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। उसने दक्कन में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब की टीम बना ली। जाहिर है अंग्रेजों ने दूसरी टीम यानी नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। और शुरुआत में डुप्ले का प्लान 100% कामयाब रहा। 1749 में अंबूर की लड़ाई में उनकी मिली-जुली फौजों ने नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला। इसके बाद डुप्ले ने अपने दोस्तों को गद्दी पर बिठा दिया। उसे इनाम के तौर पर कृष्णा नदी के दक्षिण के सारे मुगल इलाकों का गवर्नर बना दिया गया, और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने जनरल बुसी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना हैदराबाद में तैनात कर दी। यहीं पर सहायक संधि का जिक्र आता है, जिसे बाद में अंग्रेजों ने इतना इस्तेमाल किया। ये शब्द हमने इतिहास में बहुत सुना है। इसका असली मतलब क्या था? ये काम कैसे करती थी? आसान भाषा में, ये एक सुरक्षा का सौदा था, जिसमें सामने वाले का ही नुकसान था। फ्रांसीसी या अंग्रेज किसी भारतीय राजा से कहते, हम अपनी मॉडर्न सेना आपके राज्य में रखेंगे ताकि कोई आप पर हमला ना कर सके, आपको सुरक्षा मिलेगी। बदले में आप हमारी सेना का पूरा खर्चा उठाएंगे और हमारे अलावा किसी और यूरोपियन से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये राज्य की आज़ादी और खजाने को धीरे धीरे खत्म करने का एक तरीका था। आप अपनी ही सुरक्षा के लिए अपनी जेब खाली कर रहे थे और एक विदेशी ताकत पर निर्भर हो रहे थे। तो डुप्ले का प्लान काम कर रहा था, फ्रांसीसी जीत रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण भारत पर फ्रांसीसियों का कब्जा तय है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया और एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सिर्फ एक क्लर्क था, एक मामूली एजेंट, लेकिन उसके दिमाग में जंग की आग थी। उस समय फ्रांसीसी सेना त्रिचिनोपोली के किले में अंग्रेजों के साथी मोहम्मद अली को घेरे हुए थी। सबको लग रहा था कि अब खेल खत्म। तभी क्लाइव ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, दुश्मन का ध्यान भटकाना है तो उसकी राजधानी पर हमला कर दो। और राजधानी थी आरकोट। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। बिल्कुल। अगस्त 1751 में क्लाइव सिर्फ 210 सैनिकों को लेकर आरकोट पर कब्जा करने निकल पड़ा, और वो कामयाब भी हो गया। जैसा क्लाइव ने सोचा था, ये खबर सुनकर चंदा साहब को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा आरकोट वापस भेजना पड़ा। अब शुरू हुई आरकोट की घेराबंदी, जो 53 दिनों तक चली। क्लाइव और उसकी मुट्ठी भर सैनिकों ने एक बड़ी सेना का डटकर मुकाबला किया और उन्हें हरा दिया। सिर्फ 210 सैनिकों के साथ? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा है। उस वक्त ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये ऐसी जीत थी जिसने रातों रात क्लाइव को हीरो बना दिया और पूरा पासा पलट दिया। फ्रांसीसियों का दबदबा टूटने लगा, चंदा साहिब की हार हुई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेज जो लड़ाई हार चुके थे, अचानक उसमें वापस आ गए। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। अगर डुप्ले का प्लान इतना जबरदस्त था, वो इतना दूरदर्शी था, तो फिर वो हारा कैसे? कहाँ गलती हो गई? स्रोत बताते हैं कि डुप्ले एक बेहतरीन रणनीतिकार था, लेकिन उसमें कुछ बड़ी कमियां थीं। पहली, वो बहुत आशावादी था, मतलब अक्सर सही वक्त का इंतजार करता रहता था और मौके गंवा देता था। दूसरा, उसका बर्ताव थोड़ा तानाशाही वाला था। वो अपने साथियों से सलाह मशवरा नहीं करता था, जिससे टीम में अक्सर झगड़े होते थे। और एक बात और कही जाती है कि वो बेहतरीन योजनाएं बनाता था, लेकिन कभी क्लाइव की तरह खुद मैदान में लड़ने नहीं गया। ये भी एक बड़ा फर्क था। लेकिन डुप्ले की नाकामी का सबसे बड़ा कारण पेरिस में बैठा था, उसकी अपनी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी इदारे की तरह थी। वहां के डायरेक्टर डुप्ले की इन लड़ाइयों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर हो रहे भारी खर्च से तंग आ चुके थे। उन्हें लगा कि ये सब व्यापार के लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए 1754 में उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। ये फ्रांसीसियों की शायद सबसे बड़ी गलती थी। और डुप्ले के जाते ही दूसरे युद्ध का भी अंत हो गया।
लेकिन असली फैसला होना अभी बाकी था। अब मंच तैयार था तीसरे और आखिरी राउंड के लिए। हाँ, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 तक चला, वो एक बार फिर यूरोप में शुरू हुई लड़ाई सप्तवर्षीय युद्ध का ही नतीजा था। लेकिन इस बार ये लड़ाई भारत में निर्णायक होने वाली थी। फ्रांस की सरकार ने इस बार पूरी तैयारी के साथ काउंट डी लाली को एक बड़ी सेना के साथ भारत भेजा। आते ही लाली ने कुछ अंग्रेजी किलों पर कब्जा भी कर लिया, जैसे सेंट डेविड का किला। तो शुरुआत तो अच्छी हुई। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन लाली एक बहुत ही तेज गुस्से वाला और घमंडी कमांडर था। उसने आते ही हैदराबाद से अनुभवी जनरल बुस्सी को वापस बुला लिया, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इससे हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव खत्म हो गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी नौसेना का बेहतरीन इस्तेमाल किया और फ्रांसीसी बेड़े को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। और फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ तय कर दिया, 22 जनवरी 1760, वोंडेवाश की लड़ाई। वोंडेवाश की लड़ाई ये फाइनल मैच था। एक तरफ थे जनरल आयरकूट के अंग्रेज, दूसरी तरफ काउंट डी लाली के फ्रांसीसी। और इस बार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ऐसी मात दी कि वे फिर कभी उठ नहीं पाए। लड़ाई में फ्रांसीसियों के सबसे काबिल जनरल बुस्सी को मैदान में ही बंदी बना लिया गया। समझिए, खेल वहीं खत्म हो गया। वोंडेवाश की हार के बाद तो फ्रांसीसियों की कमर ही टूट गई होगी पूरी तरह। एक और बात जो अंग्रेजों के हक में गई वो ये थी कि 1757 में वो प्लासी की लड़ाई जीत चुके थे। इसकी वजह से बंगाल का अपार धन और संसाधन उनके हाथ लग गए थे। अब वो बंगाल से लगातार पैसा और रसद मद्रास भेज सकते थे, जबकि फ्रांसीसी पूरी तरह यूरोप से आने वाली मदद पर निर्भर थे, जो अंग्रेजी नौसेना अक्सर रोक देती थी। जैसा एक इतिहासकार ने लिखा है, अंग्रेजों की ताकत लगातार बढ़ रही थी, जबकि फ्रांसीसियों की लगातार कम हो रही थी। आखिरकार 1761 में उनकी राजधानी पौंडीचेरी ने भी सरेंडर कर दिया, और 1763 में जब यूरोप में पेरिस की संधि हुई तो युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। उस संधि के तहत फ्रांसीसियों को भारत में उनकी फैक्ट्रियां तो वापस मिल गईं, लेकिन उन पर कड़ी शर्तें लगा दी गई। अब वो न तो अपने इलाकों की किलाबंदी कर सकते थे और न ही सेना रख सकते थे। उनका राजनीतिक सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। अब वो सिर्फ व्यापारी थे और कुछ नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अंग्रेज ऐसा क्या सही कर रहे थे जो फ्रांसीसी नहीं कर पाए? अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो असली वजह क्या थी उनकी जीत की? अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क था दोनों कंपनियों के स्वभाव का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। उसे फैसले लेने की पूरी आजादी थी और वो सरकार की इजाजत का इंतजार किए बिना तेजी से काम कर सकती थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी विभाग की तरह थी, जिसे हर चीज के लिए पेरिस से इजाजत लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत वक्त लगता था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था नौसेना की ताकत। अंग्रेजी नौसेना उस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना थी। उन्होंने समुद्र पर अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे वो अपने सेना और रसद आसानी से भारत ला सकते थे और फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइन काट सकते थे। उनके ठिकानों का भी तो फायदा था। अंग्रेजों के पास कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 मजबूत सेंटर थे। अगर एक जगह मुश्किल आती तो दूसरी जगह से मदद पहुंच जाती। फ्रांसीसियों के पास सिर्फ एक बड़ा सेंटर था, पांडिचेरी। एकदम सही। और आखिरी बात है नेतृत्व की। अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव, स्ट्रिंगर लॉरेंस और आयरकूट जैसे एक से बढ़कर एक काबिल कमांडर थे। वहीं फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले के अलावा कोई उतना बड़ा नाम नहीं था। और जब उस एक बड़े लीडर को भी उन्होंने वापस बुला लिया तो उनकी हार लगभग तय हो गई थी। तो हमने देखा कि कैसे इन 3 युद्धों ने न सिर्फ जमीन की लड़ाई का, बल्कि भारत में कौन सी यूरोपीय ताकत राज करेगी इसका भी फैसला कर दिया। ये सिर्फ तोप और तलवार की लड़ाई नहीं थी। ये 2 अलग अलग तरह की कंपनियों, बेहतर नौसैनिक ताकत और सही वक्त पर सही नेतृत्व की भी कहानी थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की ही रणनीतियों जैसे सहायक संधि को उनसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके पूरे भारत पर कब्जा करने का रास्ता साफ कर लिया। इतिहास की किताबों के अक्सर 1757 की प्लासी की लड़ाई को भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत माना जाता है, लेकिन कई इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि असली निर्णायक मोड़ 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई थी। प्लासी ने तो सिर्फ बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित की थी, लेकिन वांडीवॉश ने भारत से अंग्रेजों के इकलौते यूरोपीय दुश्मन को हमेशा के लिए मैदान से बाहर कर दिया था। इसके बाद उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
अगर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस ना बुलाया होता या अगर वांडीवॉश की लड़ाई का नतीजा कुछ और होता, तो आज के भारत का इतिहास और उसकी शक्ल कितनी अलग होती। क्या होता अगर अंग्रेजी की जगह फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति का इस उपमहाद्वीप पर ज्यादा गहरा असर होता।